पहनना सबको पसंद होता है, बट क्या आप जानते हैं कि डायमंड बना किससे है? कौन से एलिमेंट से डायमंड बनता है? उस क्वेश्चन का आंसर हम जानेंगे इस चैप्टर में, जो आज हम सभी साथ मिलकर करने वाले हैं। लेट मी आस्क यू, क्या आप सभी को केमिस्ट्री पसंद है? मोस्ट आंसर होगा नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री एक एक्सेप्शन का सब्जेक्ट है। लोग ऐसा सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं। केमिस्ट्री डील करता है एलिमेंट्स के साथ, जो भी एलिमेंट्स बहुत पुराने साल से लेकर आज तक हम फाइंड करते जा रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट दिन रात लगे हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में, क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स का इस्तेमाल हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं। कोई ना कोई एलिमेंट, कोई ना कोई जो मटेरियल हम यूज करते हैं, वो सभी एक किसी एलिमेंट से बना हुआ है। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उस एलिमेंट के बारे में स्टडी करें, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानें। So hey guys, myself Ashwini and I will love to be your chemistry mentor. हम साथ मिलकर जानेंगे बहुत सारी बातें केमिस्ट्री के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेंगे जो भी आपके मन में आते हैं। So आज हम जिस चैप्टर के बारे में प्रोसीड करने वाले हैं वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आप सभी 10th स्टैंडर्ड में हैं और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये चैप्टर पहली बात तो बहुत बड़ा है, दूसरी बात बहुत सारे नए कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स 11th में और 12th में साइंस लेने वाले हैं, उन सभी के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इस चैप्टर के बेसिस पर पूरी एक थियोरी बनने वाली है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो डील करेगी सिर्फ इस एक एलिमेंट पर, दैट इज कार्बन। सो इसीलिए आप सभी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए और इनके बेसिक्स को क्लियर करिए। इनके बेसिक्स को क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पहली बात तो जानते हैं कार्बन है कौन सी चीज। कार्बन इज एन एलिमेंट, ठीक है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके ग्रुप 14 में आता है। अब ये ग्रुप 14 कहां पर आया? आप सभी ने अपने चैप्टर पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि देयर आर 18 ग्रुप्स, करेक्ट। उन सभी 18 ग्रुप्स में से कार्बन ग्रुप 14 एलिमेंट है। ग्रुप 14 में कार्बन उसका एलिमेंट है। ग्रुप 14 में आने की वजह से इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो कार्बन के इंपॉर्टेंस की बात करें तो कार्बन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजें कार्बन से बनी हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें यूज आती हैं। कार्बन, आप जैसे आपकी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है। फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा इस बारे में। प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को टू मेक फूड, करेक्ट। हमने ग्लूकोज के बारे में स्टडी किया है, ग्लूकोज C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज इज एन एलिमेंट जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वहां कार्बन है। हर जगह की बहुत सारी जो चीजें हैं वो कार्बन से बनी है। सो कार्बन के इतने सारे जो वर्सेटाइल कंपाउंड्स हैं वो बने हैं उसके अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से, और वो प्रॉपर्टीज उसे देता है उसके ग्रुप 14 में होने। तो कार्बन जो एलिमेंट है, कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हो जाता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। कार्बन एटॉमिक नंबर क्या है? आप सभी को पता होगा कि Z इज इक्वल्स टू E। मतलब Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। हम एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट मेक्स इट्स एटॉमिक नंबर। सो उस वजह से कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। मतलब इसके अंदर अगर हम देखें तो देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड अलॉन्ग विथ उसके पास हैं 6 प्रोटॉन्स, क्योंकि जितने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं एक एलिमेंट। तो यहां पर उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं। हम एक एटम की बात कर रहे हैं। एन एलिमेंट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स, करेक्ट। तो ये एक कार्बन का एक एटम में देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स। अगर हम कार्बन के बारे में जानें तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे हम सभी ने पढ़ा है कि इन एन एटम दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस आर शेल्स, करेक्ट। दिस इज योर K शेल, दिस इज योर L शेल एंड दिस इज योर M शेल। इन सभी शेल्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, है ना। हम सभी ने पढ़ा है इसे पीरियोडिक टेबल में। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को इनमें भरते हैं तो पहले K शेल में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके K शेल में आ जाते हैं।
बाकी कितने बच गए? अगर हम 6 में से -2 कर दें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। अब इन चारों इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ भरेंगे? हम भरेंगे इसे एल शेल में, 1 2 3 4। जिन्होंने भी इसे बहुत ध्यान से पढ़ा होगा वो जानते हैं कि सभी एटम जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। अब ये ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल ये है कि सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं, देखिए नेचर ने उन्हें बहुत ही अनस्टेबल बनाया है, मतलब किसी ना किसी एलिमेंट में कोई ना कोई कमी दी है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्हें बहुत ही किसी में कम रखा है तो किसी में ज्यादा रखा है। तो उसी में हम स्टडी करते हैं नोबल मेटल्स के बारे में। नोबल मेटल्स के बारे में अगर हम जब स्टडी करते हैं तो नोबल मेटल्स वो होते हैं, बेसिकली नोबल एलिमेंट, नॉट मेटल्स, दे आर नॉट मेटल्स। सो बेसिकली नोबल एलिमेंट जो हैं वो उनका जो एक शेल होता है, मतलब मान लीजिए अगर ये शेल है या फिर एल शेल है या एम शेल है, ये सभी जो शेल है ना वो 8 इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होते हैं। जब भी एलिमेंट अपने 8 इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होते हैं उनके ऑर्बिट्स, तो वो स्टेबल होते हैं, उन्हें हम नोबल एलिमेंट्स कहते हैं। बट इन मेटल्स की बात करें या नॉन मेटल्स की बात करें तो इनके जो ऑर्बिट होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। कार्बन इज नॉन मेटल, तो उसका भी ऑर्बिट एम्प्टी है, तो इसीलिए वो ट्राई करता है हमेशा कि वो स्टेबल एकदम नोबल एलिमेंट जैसा बन जाए। जब कार्बन इस बारे में ट्राई करता है तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो कार्बन जो है वो 2 नोबल एलिमेंट्स के बीच में आता है। कौन से 2 नोबल एलिमेंट्स? पहला हीलियम और दूसरा नियॉन। कार्बन है वो 2 नोबल एलिमेंट्स के बीच में आता है। अभी नोबल एलिमेंट्स जो होते हैं वो कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, मतलब आप इनके पास ऑक्सीजन लेके जाइए या किसी मेटल को भी लेके जाइए तो भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, एकदम स्टेबल रहते हैं। इनको रिएक्ट करवाना इज लाइक आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी उनको, और बहुत कम एलिमेंट्स रहते हैं लोग रिएक्ट करते हैं। सो यहाँ पर 2 नोबल एलिमेंट्स के बीच में कार्बन आता है ना? जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या था? 6, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नोबल एलिमेंट है ये हीलियम है, ये इसका एटॉमिक नंबर है 2, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जिनके भी ऑर्बिट पूरे होते हैं वो नोबल एलिमेंट कहलाते हैं। तो ये जो हीलियम है इसका ये जो k ऑर्बिट है इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वजह से इसे एटॉमिक नंबर 2 है और ये एक नोबल एलिमेंट है। अगर हम वही नियॉन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 10 है। एटॉमिक नंबर 10 होना मतलब यहाँ पर उसके पास k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके l शेल में देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल मिलाकर के उसका एटॉमिक नंबर 10 हो जाता है और वो नियॉन नोबल एलिमेंट बन जाता है। अब इन दोनों नोबल एलिमेंट्स के बारे में बीच में आने के वक्त जब कार्बन सोचता है कि कभी मैं ट्राई करता हूँ इसके जैसा बनना या मैं ट्राई कर सकता हूँ इसके जैसा बनना, इसीलिए कार्बन हमेशा ट्राई करेगा या तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, ठीक है, या तो फिर उसे लूज कर देगा। बट इसी बीच में ना उसे बहुत सारे वैसे प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से वो दोनों ही नहीं करता, ना ही गेन करता है और ना ही एक्सेप्ट करता रिलीज करता है। ऐसा क्यों है? इसका रीजन जानते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कहा कि व्हाई डज कार्बन विल नॉट शेयर और लाइक कार्बन विल नॉट गेन और इवन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्कर बनकर आता है आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी दे देता है कार्बन को। इसलिए हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ये आपके टेक्स्ट बुक में बहुत नीचे एक पैराग्राफ में दिया हुआ है, यू कैन चेक इट आउट। सो वहां पर क्या कहा गया है कि जो कार्बन है अगर ये नियॉन जैसा बनना चाहेगा तो फॉर श्योर वो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, है ना। उसके एटॉमिक उसके पास तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कोशिश करेगा। लेकिन मैंने क्या कहा था, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि उसके पास प्रोटॉन अभी भी 6 ही है न्यूक्लियस में। तो आप खुद सोचिए कि एक 6 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस जो है क्या वो 10 इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम को होल्ड कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, बहुत अनस्टेबल सा बन जाएगा। तो इसी अनस्टेबल की होने की वजह से ये जो है ये इसके साथ प्रोसीड नहीं करता, ये कहता है कि मैं गेन नहीं करूंगा। देन ये सोचता है कि अगर गेन पॉसिबल नहीं है तो चलो डोनेट करके देख लेता हूं। तो कार्बन क्या करेगा, अपने 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये ट्राई करेगा कि इसके पास जो जितने भी लास्ट ऑर्बिट में, हम लास्ट ऑर्बिट की बात करें तो इसके पास लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, चारों इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट कर देगा और उसके एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन 6 है। 6 इलेक्ट्रॉन्स में से उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो उसके पास बचे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर तो ये हीलियम जैसा बन गया, बट हीलियम जैसा बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस एटम का एग्जिस्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रह भी जाते हैं फिर भी मैंने क्या कहा, उसके पास 6 प्रोटॉन का न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स तो उतने रह गए। तो आप खुद सोचिए कि अब
एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है, मतलब 6 प्रोटॉन्स है हमारे पास और फिर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे भी अनस्टेबिलिटी आती है, जिसकी वजह से कार्बन ना ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। ये दोनों ही प्रॉपर्टी कार्बन शो नहीं करता। अब इस केस में आप सोच रहे होंगे कि फिर कार्बन करेगा क्या? इस केस में कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि कार्बन हमेशा शेयर करता है। This is to be remembered always when you have elements जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स उनके लास्ट ऑर्बिट में आते हैं, वो हमेशा क्या करेंगे? शेयर करेंगे, चाहे वो, क्योंकि वो ग्रुप 14 ही ऐसे हैं, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं कि वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब ये कोवलेंट बॉन्ड क्या है? आप सभी ने स्टडी किया होगा आयोनिक बॉन्ड के बारे में। व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड जिसमें देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? हमने बात की है, आप सभी को पता होगा। लेट्स मी दिस आउट। आप सभी ने स्टडी किया होगा आयोनिक बॉन्ड के बारे में। व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? सोडियम एंड वी हैव Cl। इन सभी का रिएक्शन तो आपने स्टडी किया ही होगा, है ना? हमारे पास Na होता है सोडियम। सोडियम जो है इसमें उसका एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इस वजह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 281, करेक्ट? मतलब उसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है? फिर भी अनस्टेबल है, क्योंकि हमें क्या कहा था, जितने भी कोई भी ऑर्बिट हो, लेकिन उसमें हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और यहाँ पर जो ये हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 287। अब ये 287 मतलब यहाँ पर इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये एकदम स्टेबल हो जाएगा। तो इस केस में होता क्या है? इस केस में दोनों ट्राई करते हैं। यहाँ पर सोडियम एक मेटल है ना? सोडियम हमारे पास मेटल है, और यहाँ पर क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है। तो यहाँ पर ये मेटल जो है ये ट्राई करेगा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस क्लोरीन को दे दे। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। क्लोरीन सोचता है अगर एक इलेक्ट्रॉन मुझे मिल गया तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो ये दोनों क्या करते हैं, आप ये इसे एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है, इसमें सोडियम कुछ एनर्जी को यूज करता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन एमिट कर देता है और क्लोरीन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर दोनों क्या करते हैं, दोनों एक आयोनिक बॉन्ड बना लेते हैं और एक कंपाउंड जो बनता है वो है हमारा NaCl, ठीक है? इसमें L is small, ठीक है, C is capital। यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो क्या है? NaCl। एंड NaCl हम सभी को पता है सोडियम क्लोराइड, है ना? नमक जो हम खाते हैं, तो दैट इज NaCl। तो यहाँ पर आप सभी ने NaCl को देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है ना? क्रिस्टल फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है कि नहीं? जब हम, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी आयोनिक, देखिए आयोनिक बॉन्ड के बारे में हम स्टडी करेंगे, हमारे जो चैप्टर्स हैं आगे के मेटल्स और नॉन मेटल्स उनमें स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर NaCl जो है, NaCl की मतलब कि आयोनिक बॉन्ड की वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल गई। उसी की तरह दूसरा एक बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड। ये तो हमने बात की कंप्लीट ट्रांसफर या फिर एक्सेप्टेंस की, है ना? अब हम बात करेंगे शेयरिंग की। हमने बात की शेयरिंग की कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा शेयर करेंगे और शेयरिंग की वजह से ही उन्हें एक यूनिक प्रॉपर्टी मिल जाती है ना? तो उस जब भी इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो, तो हम उसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं उसे? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है? यहां पर हमने बात की थी वैलेंसी की। वैलेंसी इज व्हाट? हमने क्या कहा था? कार्बन जो है, कार्बन ग्रुप 14 एलिमेंट है, जिस वजह से उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है कि? इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसकी प्रॉपर्टी क्या बन जाती है? उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है कि उसके पास उसकी वैलेंसी 4 होगी, है ना? हम वैलेंसी को क्या कहते हैं? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट, मान लीजिए एक एलिमेंट है हमारे पास, वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करना चाहता है। मैं कंबाइन क्यों करेगा? स्टेबल होने के लिए, बताया था मैंने आपको। तो कंबाइन करते वक्त वो या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है या तो एक्सेप्ट करता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर सकता है, उसी की जो कैपेसिटी है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन भले ही गेन ना कर रहा हो या एक्सेप्ट ना कर रहा हो, बट फिर भी 4 उसकी वैलेंसी है, क्योंकि 4 ने उसको अनस्टेबल रखा हुआ है। तो इसलिए वो ट्राई करेगा कि वो 4 और एलिमेंट कहाँ ना कहीं से आ जाए और वो स्टेबल हो जाए। तो ये जो 4 है ये उसकी बन जाती है वैलेंसी। ये 4 क्या बन जाती है? 4 उसकी वैलेंसी बन जाती है। तो यहाँ पर 4 वैलेंसी के कारण अब वो ट्राई करेगा कि उसके पास कोई और 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए ताकि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स बना ले। तो यहाँ पर कार्बन जो है वो एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है जो कि ग्रुप 14 के एलिमेंट शो करता है। कैसे? कार्बन एंड सिलिकॉन, ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसमें ये अपने ही जैसे के साथ कंबाइन करना शुरू कर देते हैं। हमने क्या कहा? इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये सोचता है कहीं बाहर जाने से अच्छा है
हम क्यों ना अपने फैमिली में ढूंढें, है कि नहीं? अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं तो वो सोच रहा है कि क्यों ना मैं अपने ही भाई के साथ कंबाइन कर लूं। क्यों? क्योंकि मैं जो कार्बन हूँ वो मतलब मेरी प्रॉपर्टीज एंड दूसरे कार्बन की प्रॉपर्टीज तो सेम ही है, हम दोनों ही हमें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो क्यों ना हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें, है ना? बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो यहाँ पर कार्बन जो है वो ट्राई करेगा कि वो शेयर करे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो ये जो कार्बन है ये ट्राई करता है कि वो दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन कर ले, है कि नहीं? कर सकता है। अब ये बॉन्ड बनता कैसे है? लेट्स स्टडी अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कार्बन के पास, मान लीजिए कार्बन है, ठीक है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4, है ना? अब आप सभी को पता होगा कि ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाया मैंने, दिस इज अ डॉट स्ट्रक्चर, है ना? हमें पता है कि हम डॉट स्ट्रक्चर से भी कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डॉट स्ट्रक्चर है कार्बन का। कार्बन के पास लास्ट शेल में कितने ऑर्बिट्स है उन्हें हम ड्रॉ करते हैं हमेशा। तो कितने एलिमेंट्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर? 4। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब यहाँ पर दूसरा कार्बन है, उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सोचता है कि क्यों ना हम सभी बॉन्ड बना लें, हम सभी बॉन्ड बना लें। तो यहाँ पर कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे रखता है, ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे रखता है, ठीक है, रखा आगे। अब यहाँ पर इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाती है। ये जो बॉन्ड है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ना इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दिया है ना ही इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया है, इन्होंने बस अपने इलेक्ट्रॉन्स को करीब लेकर है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनेगा ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा जो कि बहुत ही वीक बॉन्ड होता है कंपैरेटिवली आयोनिक के। ये बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ ना, यहाँ पर वो सिर्फ शेयर करें, आपस में आकर के शेयर करें। तो यहाँ पर उसके जो कार्बन के जो 2 एटम्स है वो क्या बनाएंगे, अपने बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे अभी भी तो बाकी है, कोई कुछ नहीं, तो ये सोचते हैं कि एक से नहीं बन पा रहे हैं तो चलो दूसरे को स्टेबल करते हैं। तो फिर ये ट्राई करेंगे कि अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेकर आए, फिर एक बॉन्ड बन गया। तो आप सोच रहे हो कि ये तो बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं, है ना? ये सारे बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं। तो यहां पर हम सभी को पता होना चाहिए कि कार्बन जो है यही, इसी को हम कहते हैं उसका वर्सिटाइल नेचर, इसी को हम कहते हैं उसका वर्सिटाइल नेचर। क्योंकि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, या नॉट ओनली दूसरे कार्बन के साथ, बहुत सारे एलिमेंट, कौन से एलिमेंट? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मोस्टली इन एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा। बाकी सबके साथ भी बनाता है लेकिन इनके साथ मोस्टली। तो ऐसे कंडीशन में वो कभी कभार सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब, सिंगल बॉन्ड का मतलब कि वो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से आ रहा है। डबल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन से आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से आ रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक यहां से 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, मतलब इतने सारे बॉन्ड बना सकता है कार्बन। इसलिए हम कार्बन को कहते हैं कि इट्स एन वर्सेटाइल एलिमेंट। ये आपको 1 मार्क करके आ सकता है कि व्हाई कार्बन इज कॉल्ड एज वर्सेटाइल इन नेचर, वर्सेटाइल एलिमेंट, बिकॉज इट कैन मेक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। 4 बॉन्ड नहीं बनता है क्योंकि यहां से हमने कभी भी C2 को एग्जिस्ट करते नहीं देखा है, C2 एग्जिस्ट नहीं करता, रिमेंबर दिस। कार्बन की स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, इसलिए क्योंकि आगे चलकर 11th-12th में आपके पास एक पूरी थ्योरी आने वाली है जो हम इन्हीं कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। आपने देखा कि इसे एक वर्सेटाइल नेचर बनाया कि ये चेन बना सकता है ना? इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब कि क्या? व्हेन कार्बन हैव अ टेंडेंसी टू मेक बॉन्ड्स विद इटसेल्फ ओनली, मतलब उसके ही जैसे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की, और इतनी लंबी चेन कि आप 100 कार्बन भी है अगर आपके पास तो वो एक साथ चेन में आ जाएंगे, एक साथ लंबी चेन बना सकते हैं, बहुत ज्यादा लंबी चेन। और इन्हीं लंबी चेन्स की वजह से बहुत सारे कंपाउंड की स्टडी हम करते हैं, बहुत सारे कंपाउंड वो कार्बन बनाता है सिर्फ अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से, जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन। तो इसी और इन्हीं कार्बन के जब कंपाउंड्स को जब हम स्टडी करते हैं उस स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री तो है लेकिन केमिस्ट्री का एक हिस्सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी है, क्योंकि कार्बन वर्सेटाइल नेचर का है। इसीलिए कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इसी के साथ मैं स्टॉप करूंगा अपना लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोसीड करेंगे और भी अलग कंपाउंड्स के साथ जो कि हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।